वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी, सेशन नंबर 3। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन। इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कि बिजनेस जो व्यवसाय की जो अलग अलग तरीके होते हैं, फॉर्म्स होती हैं इंडिया में, वो कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ दीज फॉर्म्स, कि सबकी अलग अलग क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, दैट मीन्स क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या उनकी लिमिटेशंस हैं। देन उनके गुण क्या हैं, दैट मीन्स फीचर्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन एंड नाउ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को ध्यान से समझना है कि डिफरेंट तरह के जो बिजनेस फॉर्म्स होते हैं उनको हम किस तरह से अलग अलग करके देखते हैं। अब देखिए, अगर देखा जाए तो निश्चित जो है कोई सर्टेनिटी नहीं है कि हम किस तरह से बिजनेस को क्लासिफाई करें। हमने कुछ बेसिस मान करके इनको क्लासिफाई करने की यहां कोशिश की है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज, उसके आकार के बेसिस को अगर हम लेते हैं तो ओनरशिप एंड मैनेजरियल रिक्वायरमेंट्स बिजनेस यूनिट हैव अ डेफिनिट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। After studying this model, the learner shall be able to classify the business enterprise into various form of organization like sole proprietorship, partnership firm, Hindu undivided family, cooperative societies and joint stock companies। अब देखिए इसमें क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होती है, जैसे जिसमें सिंगल ओनर होता है, जैसे आपके रिटेल शॉप होती हैं जिनको हम दुकान बोलते हैं ज्यादातर। पार्टनरशिप फर्म होती है जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे होकर के अपनी पूंजी लगा करके और कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, वो पार्टनरशिप फर्म होती है, जिसको डिटेल्स में हम आगे बताने वाले हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कि कोई ऐसी फैमिली है जिसमें अभी तक दादा मालिक हैं और सभी बच्चे इकट्ठे रहते हैं और इकट्ठा ही उनका काम है, एक ही पर्सन की बात मानी जाती है, जिसको हम हेड ऑफ फैमिली कहते हैं। देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, के कई सारे लोग मिलकर के सोसाइटी एक्ट के अंदर बिजनेस को रजिस्टर्ड करा करके और स्पेशल नेचर के बिजनेस को जब चलाते हैं तो वो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जिसमें नेचर आपका हो सकता है फाइनेंस का हो, कुछ एमिनिटी या सर्विस प्रोवाइड करने का नेचर हो सकता है, इसको भी हम डिटेल्स में आगे बताएंगे। इसके बाद ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, जहां पर शेयर्स लगे हुए होते हैं, ऐसी कंपनी। तो इस तरह से अलग अलग तरीके की फर्म्स होती है। नाउ मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, हम सोल प्रोप्राइटरशिप की मीनिंग आपको बताएंगे। सोल मीन्स सिंगल एंड प्रोप्राइटरशिप मीन्स ओनरशिप, दैट मीन्स जहां पर एक ही पर्सन का मालिकाना हक होता है उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। जैसे हिंदी में हम कहते हैं परचूनिया की दुकान है, इंग्लिश में हम रिटेल शॉप कहते हैं, जो गली गली में खुली हुई है, जहां पर सब कुछ मिलता है, नमक, तेल, मैच बॉक्स एक्सेट्रा। इट मीन्स ओनली वन पर्सन और एन इंडिविजुअल इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, जहां पर अकेला व्यक्ति जो है बिजनेस का मालिक होता है। Thus the business organization in which a single person owns, manage and control all the activities of the business is known as sole proprietorship form of business organization। जहां पर डिसीजंस जो है सिंगल पर्सन के द्वारा लिए जाते हैं, मैनेज भी वही करता है, कंट्रोल भी वही करता है और सारी एक्टिविटी को इंडिविजुअली परफॉर्म करता है, उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। इसके कई एग्जाम्पल आप मार्केट में देख सकते हैं, जैसे मोबाइल की शॉप होती है जहां पर मोबाइल रिपेयर होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप का एग्जाम्पल है। मोबाइल खरीदने बेचने की शॉप है, मेडिकल स्टोर है, स्टेशनरी की शॉप है, ये सभी क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स होती हैं बिजनेस की। इसके बाद द इंडिविजुअल
who owns and runs the sole proprietorship business is called a sole proprietor। जो उसको चलाता है वो आपका सोल प्रोप्राइटर और सोल ट्रेडर कहलाता है। A sole proprietor pools and organize the resources in a systematic way and control the activities with the sole objective of earning profit। अब यहां पर जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, जो अकेला व्यक्ति है, वो क्या करता है, उसकी जो पूंजी है उसका यूज करके और अपनी मेहनत लगा करके, रिसोर्सेज का यूज करके, वो भी सिस्टमैटिक मैनर में, वैज्ञानिक तरीके से उसको कंट्रोल करता है, एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है और अपने गोल को अचीव करने के लिए पूरी कोशिश करता है। और गोल उसका क्या होता है, जैसा मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया कि किसी भी बिजनेस का गोल सिर्फ एक होता है और वो क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, इसका मतलब क्या है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसकी विशेषता क्या है। पहली विशेषता होती है ईज ऑफ फॉर्मेशन। दैट मीन्स जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है उसका खोलना या उसको शुरू करना आसान होता है। क्यों होता है, क्योंकि इट नीड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल, बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके पास कम पूंजी है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म शुरू कर सकते हैं। दैट मीन्स कहीं भी जो है दुकान, अगर यदि आपके पास अपने पास है तो अपने घर में चला सकते हैं, रेंट पर ले करके एक अच्छी लोकेशन में हम जो है इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका एस्टेब्लिश करना आसान होता है। दूसरा एक और एडवांटेज जिसका होता है ईज ऑफ फॉर्मेशन में, कि इसमें किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं होती है कि हमें किसी से परमिशन लेना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सेकेंड इज सिंगल ओनरशिप, जो मालिक होता है वो एक होता है, अलग अलग मालिक नहीं होते। जो भी डिसीजन वो लेता है जल्दी ले लेता है, कंट्रोल उसके हाथ में होता है, मैनेजमेंट उसके हाथ में होता है। तो किसी भी तरह की डिले की पॉसिबिलिटी इस बिजनेस में नहीं होती। थर्ड वन, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस, और जो प्रॉफिट या लॉस उस बिजनेस से होता है उसको कोई भी शेयर नहीं करता उससे, उसका खुद का अपना प्रॉफिट होता है। या लॉस होगा तो भी उसको खुद होगा और प्रॉफिट होगा तो भी अपने लिए ही होगा। एंड लास्ट नेक्स्ट इज वन मैन्स कैपिटल, और एक ही व्यक्ति की कैपिटल लगी हुई होती है। दैट मीन्स जो ओपन करना चाहता है, जिसको हम सोल प्रोप्राइटर्स कहते हैं, वो जो है वो अपने पैसे को यूज करेगा एंड अनदर पर्सन की कैपिटल को वो यूज नहीं करता है। नेक्स्ट वन इज वन मैन कंट्रोल, और जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, जो नियंत्रण होता है वो उसी पर्सन का होता है उसके ऊपर। कब उसे उस बिजनेस को शुरू करना है, कब बंद करना है, कब छुट्टी रहनी चाहिए, कब नहीं रहनी चाहिए, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, एवरीथिंग जो है एक ही पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो दायित्व होता है वो अनलिमिटेड होता है, क्योंकि यदि उसे नुकसान होगा तो कोई सर्टेन नहीं है कि कितना नुकसान है। ज्यादा होगा तो भी उसका है, कम होगा तो भी उसको पे करना है, इसलिए जो उसका दायित्व है वो अनलिमिटेड कहलाता है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, फर्स्ट इज इजी टू फॉर्म एंड बाइंड अप। पहला फायदा होता है हम जल्दी खोल सकते हैं और जल्दी बंद कर सकते हैं, क्योंकि छोटा बिजनेस होता है, स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कम कैपिटल में शुरू किया जा सकता है, सिंगल पर्सन का डिसीजन होता है स्टार्ट करने में, तो सिंगल पर्सन का डिसीजन बंद करने में भी होगा। इसलिए दोनों ही चीजें आसान है, चाहे हम बिजनेस शुरू करें या अगर हमें लगता है कि भाई अब बिजनेस हमारा ये नहीं चलेगा तो हम जो है आसानी से बंद कर सकते हैं। डायरेक्ट मोटिवेशन, जो मोटिवेशन होता है डायरेक्टली उस पर्सन को होता है जो मोटिवेट होता है, और मोटिवेट होकर के बिजनेस शुरू करने के मन में उसकी विचारधारा बनती है और उस विचारधारा को एग्जीक्यूट करता है, दुकान खोल देता है। देन क्विक डिसीजन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन,
जैसा मैंने बताया कि कंट्रोल डिसीजंस ऑफ मैनेजमेंट एक ही पर्सन के हाथ में होता है। जब एक के हाथ में होता है तो डिसीजन भी जल्दी हो जाते हैं। किसी के लिए किसी का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होती, किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है, सब कुछ उसको खुद करना है। एंड एक्शन, और जो भी एक्शन होता है जल्दी होता है। बेटर कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल इंडिविजुअल के हाथ में होता है और वो जो है बहुत अच्छा होता है। हर चीज का उसको पता होता है कि क्या कमोडिटी मेरे पास है, क्या नहीं है, किसको सर्विस देनी है, किसको नहीं देनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स, और बिजनेस के जो सीक्रेट्स होते हैं वो उसको खुद पता होते हैं, थर्ड पर्सन को किसी को भी पता नहीं होते। तो बिजनेस के जितने भी सीक्रेट्स हैं उनको खुद हैंडल करता है, दैट इज वाई वो उसको जो है प्रॉफिट हो सकती है। क्लोज पर्सनल रिलेशंस, और उसके जो है कस्टमर के साथ पर्सनल रिलेशंस क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि जो भी इंटरेक्शन होता है कस्टमर के साथ में वो उसी पर्सन का होता है जो उस शॉप को खोल के बैठा हुआ है या जो उसका ओनर है। देन प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और वो अपने आप को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, यानी उसका वो बिजनेस हो जाता है और उसके लाइवलीहुड के लिए, उसकी जीविका अर्जित करने का एक साधन बन जाता है। नाउ लिमिटेशन, फर्स्ट लिमिटेशन लिमिटेड कैपिटल। जैसा मैंने बताया कि इसको स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं होती, छोटी पूंजी में ये बिजनेस शुरू हो जाता है। इसलिए पहली लिमिटेशन है कि कम से कम या छोटी पूंजी चाहिए। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, लगातार चलने का जो सिलसिला होता है उसमें कुछ जरूर प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्योंकि छोटी पूंजी होती है, रिस्क छोटी होती है, तो ये भी कंटिन्यूटी इसमें लगातार होती रहती है। देन लिमिटेड साइज, और साइज जरूर इसका छोटा होता है। जैसे एक दुकान आपने देखी होगी, चाहे वो मोबाइल की हो, चाहे वो आपकी मेडिकल स्टोर हो, चाहे जनरल स्टोर हो, किराना की स्टोर हो, किसी भी तरह की दुकान जो होती है वो एक छोटी सी दुकान या उससे थोड़ा सा बड़ा घर, उसमें शुरू की जाती है। उसकी बहुत सारी ब्रांचेज नहीं होती, ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड्स नहीं होता है, छोटे छोटे अमाउंट में गुड्स आपको मिलते हैं। जैसे बच्चों की चीजें होती हैं, सामने जो है वो विजिबल होती है पूरी तरह से, इस तरह से तो साइज जो है इसका छोटा होगा। लैक ऑफ मैनेजरियल एक्सपर्टाइज, क्योंकि सिंगल पर्सन का मैनेजमेंट होता है तो मैनेजरियल एक्सपर्टाइज नहीं होती, यानी अकेले पर्सन में उतनी ज्यादा गुणवत्ता होना पॉसिबल नहीं है जितना कि ग्रुप ओपिनियन से डिसीजन लिए जाते हैं, जिसको हम डेल्फी टेक्निक्स कहते हैं। तो वो चीज इसमें नहीं पाई जाती है, तो इस चीज की जरूर कमी जो है इसमें रहती है। नाउ सेकंड इज पार्टनरशिप फर्म। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, a partnership firm is governed by the provisions of the Indian Partnership Act 1932। 1932 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है ये आया और इसी के प्रोविजंस पार्टनरशिप फर्म के ऊपर लागू होते। एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप एज अ रिलेशंस बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। That means as per section 4, सेक्शन नंबर 4 के अनुसार पार्टनरशिप क्या होती है? एक रिलेशन होता है, एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप में कम से कम 2 पर्सन होने आवश्यक हैं, क्योंकि कोई भी एक पर्सन पार्टनरशिप नहीं कर सकता है। Who have agreed to share the profit of business, जो बिजनेस के प्रॉफिट को या लॉस को शेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं या तैयार हैं, और बिजनेस जो है उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा सबके लिए चलाया जाता है, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, 2 और मोर मेंबर्स। जैसा मैंने अभी बताया कि पार्टनरशिप के लिए आवश्यक है कि कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। एग्रीमेंट
और उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। और एग्रीमेंट हम किसे कहते हैं? एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट, कि एक पर्सन ऑफर देता है जिसको हम ऑफरर बोलते हैं एक्ट के अनुसार, प्लस एक्सेप्टेंस, जो जिसको हम ऑफर देते हैं उसको वो जो है उसको स्वीकार करे। जब वो स्वीकार करेगा तो एक्सेप्टेंस होगी। दोनों को यदि जोड़ दिया जाता है तो एग्रीमेंट बनता है। जो ऑफर को एक्सेप्ट करता है उसको हम ऑफरी बोलते हैं। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट, यानी दो या दो से व्यक्तियों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक अनुबंध होता है, जो बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को शेयर यानी बांटने के लिए तैयार होते हैं। एग्री होते हैं कि ठीक है हम बिजनेस करेंगे, हम इतनी इतनी पूंजी लगाते हैं और उसके बाद में हम जो है उसकी प्रॉफिट्स होगी, उसको किसी भी पर्टिकुलर रेशियो में दैट हैज बीन डिसाइडेड इन द एग्रीमेंट कि उसके अकॉर्डिंग हम जो है इसको बांट लेंगे। देन लॉफुल बिजनेस, और जो आइडेंटिटी होती है वो पूरी तरह से लॉफुल होती है, कानूनी तौर से लॉफुल मानी जाती है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट और या लॉस का जो हिस्सा है उसका बंटवारा होता है एज पर द एग्रीमेंट, क्योंकि इसमें पार्टनरशिप के अंदर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसी पार्टनरशिप डीड में लिखित होता है। जैसे 3:1, अगर दो पार्टनर हैं 1:1 तो इक्वल हो गया, 3:1, 3:2:1, अगर तीन पार्टनर तो इस तरह से हो सकता है 1:1:1, इस तरह से, दैट मीन्स 1/3 सबका हो गया। तो इस तरह से ये शेयर होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो लायबिलिटी होती है पार्टनर की वो जो है अनलिमिटेड होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं, ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, दैट मीन्स पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं होता है, वॉलंटरी होता है। अगर आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करा लो, नहीं चाहो तो मत कराओ। मगर रजिस्ट्रेशन ना कराने के कुछ नुकसान होते हैं जिनको हम आपको आगे बताने वाले हैं। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, और इसमें जो है पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच में प्रिंसिपल एजेंट का संबंध होता है। दैट मीन्स जो पार्टनरशिप फर्म है वो प्रिंसिपल है और पार्टनर एजेंट कहलाता है, यानी जो पार्टनर है वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, और बिजनेस की में कंटिन्यूटी होती है क्योंकि कैपिटल ज्यादा लगाई जाती है और डिसीजंस जो है डेमोक्रेटिक होते हैं। पार्टनर्स आपस में बैठ करके डिसीजन लेते हैं तो बेस्ट डिसीजन माना जाएगा। नाउ एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इजी टू फॉर्म, आसानी से स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक मिडिल अमाउंट की जरूरत होती है और पार्टनर जो है अपनी अपनी छोटी छोटी पूंजी को जो है इकट्ठा करके बड़ी पूंजी बना देते हैं और उससे जो है बिजनेस शुरू हो जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज रिसोर्सेज, और जैसा मैंने अभी बताया कि छोटी छोटी पूंजी को इकट्ठा करके बड़ी पूंजी बना ली जाती है तो लार्ज रिसोर्सेज बन जाता है। बैलेंस डिसीजन, कई लोग मिलकर के डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन भी बैलेंस होता है, यानी निर्णय जो है लिए जाते हैं सबसे मिलजुल करके लिए जाएंगे। सभी लोग जो है अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है और उसके अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लिया जाएगा, इसलिए उसको हम बैलेंस डिसीजन बोलेंगे। देन शेयरिंग ऑफ लॉसेस, और प्रॉफिट और लॉस को शेयर करना, जो मैंने अभी बताया था कि किसी भी एक रेशियो में उसको शेयर किया जाता है। और इसके बाद मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रेफर्स टू ए बिजनेस विच इज ओन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ ए जॉइंट हिंदू फैमिली, जिसको हम जेएचयू बोलते हैं। इट इज, या एचयूएफ भी कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, एचयूएफ। अगर हम देखें इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग एचयूएफ बोला जाता है। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट अंडर हिंदू लॉ एंड इज गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ सक्सेशन। द जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म is a form of business organization in which the family possesses some inherited property। होता क्या है कि किसी
पर्सन के पास पहले से बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वो उस प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन करके और कोई बिजनेस, कोई व्यवसाय शुरू कर देता है, और वो व्यवसाय जो है, जो भी लोग आते जन्म लेते चले गए उसी का मेंबर बनते चले जाते हैं, और तो एक बड़ी फैमिली बन जाती है, जिसमें घर का जो एल्डर पर्सन होता है वो करता होता है, जो फैमिली को हेड करता है, और वो बिजनेस का मुखिया माना जाता है। तो ऐसी फैमिली को ज्वाइंट हिंदू फैमिली कहते हैं। इसके फीचर्स, फर्स्ट फीचर इज मेंबरशिप बाय बर्थ, कि इसके अंदर मेंबर यदि बनते हैं तो जन्म के अकॉर्डिंग मेंबर बन जाते हैं। जैसे ही उस फैमिली में कोई भी मेंबर जन्म लेता है तो वो उस फैमिली का मेंबर माना जाता है। मेंबरशिप ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली, बिजनेस इज ऑटोमेटिक बाय बर्थ ऑफ ए मेल चाइल्ड। फीमेल जो है मेंबर नहीं बनता। इट इज नॉट क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट अमंग फैमिली मेंबर्स। मेंबर्स को इंक्लूड करना किसी एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं होता है, बल्कि जन्म का रिजल्ट होता है। मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट वेस्ट इन द कर्ता, जैसा मैंने अभी बताया, हेड जो मेंबर होता है, द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। हाउएवर द कर्ता में एसोसिएट अदर मेंबर्स ऑफ द एचयूएफ टू असिस्ट हिम, और कर्ता जो है दूसरे मेंबर्स को भी अपनी सहायता के लिए उस बिजनेस में लगा सकता है। लायबिलिटी, द कर्ता हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, दैट इज इवन हिज पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ बिजनेस ड्यूज। एवरी अदर co-partner has a limited liability up to his shares in the HUF property। कर्ता की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। उसकी यदि कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी ड्यूज को चुकाने के लिए, कोई एसेट्स अगर बेचना पड़ता है तो भी वो उसे बेच देता है और अपनी ड्यूज को चुका सकता है। लेकिन जो और मेंबर होते हैं, जिनको हम को-पार्टनर कहते हैं, फैमिली के और मेंबर कर्ता को छोड़ करके, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और वो जो है अपने शेयर्स को नहीं बेच सकते। नो मैक्सिमम लिमिट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर्स ऑफ द को-पार्टनर ऑफ द एचयूएफ बिजनेस। को-पार्टनर की कोई लिमिट नहीं होती है। जैसे पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम लिमिट 20 एंड 50 होती है, उस तरह की हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर कोई लिमिट नहीं होती है, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। हाउएवर द मेंबरशिप इज रिस्ट्रिक्टेड टू द 3 सक्सेसिव जनरेशन, और 3 सक्सेसिव जनरेशन तक मेंबर जो है चलते चले जाते हैं, उसके बाद ही रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत होती है। मेरिट ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड स्टेटस टू द मेंबर्स। पहली मेरिट्स होती है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी मेंबर्स की होती है, क्योंकि इनकम का स्रोत बन जाता है उनके लिए, और फैमिली का स्टेटस है। द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस प्रोवाइडेड मेंबर्स ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड बिलोंगिंग बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल स्टैक they possess in it. It also gives them status in the society by dealing with others. Second is continuity of business. The business has a continuity. It is not affected by death or lunacy of the members, including the karta, till such time that the members jointly do not decide to terminate it. The business continues to exist. Business जो है लगातार चलता रहता है। Next one is a family pride. Members are likely to work with dedication, loyalty and care. क्योंकि उनका अपना बिजनेस होता है, पूरे डेडिकेशन से, 100% लॉयल्टी के साथ और पूरी केयर के साथ में वो जो है बिजनेस को चलाते हैं। बिकॉज द वर्क इन्वॉल्व द फैमिली नेम, द बिजनेस इज नॉट ओनली एन इकोनॉमिक यूनिट बट ऑल्सो अ मैटर ऑफ फैमिली प्रेस्टीज। Next is unlimited liability. The कर्ता is personally liable for all business obligation. बिजनेस के जितने भी ड्यूज होते हैं उन सब के लिए कर्ता पर्सनली लायबल होता है। For payment of business debts, his personal property can be sold if the business assets are insufficient. यदि बिजनेस ड्यूज ज्यादा हैं तो कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी जो होगी वो बेची जा सकती है ड्यूज को पूरा करने के लिए। लिमिटेड एक्सेस टू कैपिटल, the karta has limited scope for raising capital. Her or his own funds may be insufficient for expansion. This reduces the scope for business growth. Karta too powerful. An incompetent karta may ruin the business since all business decisions are taken by him. This form of business organization is perhaps the natural economic extensions of the joint Hindu family.
It serves to provide economic security and status to the members. It continues to have an important place in Indian business. And now, do it yourself. हमेशा की तरह आपके लिए क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस. इसमें आपको बताना है अलग अलग तरह के बिजनेस के टाइप्स, देन हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम इंडस्ट्री, और एक बड़ी इंडस्ट्री से वो किस तरह से भिन्न है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HUF बिजनेस, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बिजनेस की विशेषताएं क्या होती हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है. एंड दैट्स इट फ्रॉम सेशन नंबर 3. थैंक यू.